आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, वत्सराज का उद्धार, योगंधरायण की योजना। इसमें बुद्धिमत्ता, रणनीति और जाहिर है निष्ठा की एक गजब की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश है और हम देखेंगे कि कैसे एक प्रधानमंत्री ने लगभग असंभव को संभव कर दिखाया। सही कहा। तो सोचिए जरा, राजा वत्सराज वो शत्रु के बंदी हैं, राज्य में उथल-पुथल है, अनिश्चितता है। ऐसे में सामने आते हैं उनके प्रधानमंत्री योगंधरायण। और वो एक बहुत ही साहसिक योजना की घोषणा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं थी। उन्होंने साथी मंत्रियों को इकट्ठा किया, उन्हें दिलासा दिया और कहा, मैं अपनी बुद्धि के बल पर वत्सराज को छुड़ा लाऊंगा। क्या आत्मविश्वास रहा होगा। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि असली धीर या साहसी वही है जिसकी बुद्धि संकट में और तेज चले। ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थी, उनके पास हुनर भी था। वो किले की दीवारें तोड़ने, बेड़ियां काटने, हाँ, और यहाँ तक कि अदृश्य होने जैसी विद्याएं भी जानते थे। तो ये आत्मविश्वास और योग्यता का आप कह सकते हैं एक संगम था। सही। पर ये सिर्फ दंभ नहीं था, जैसा आपने कहा। योजना का पहला कदम बहुत प्रैक्टिकल था, राज्य की सुरक्षा। अच्छा, उन्होंने क्या किया। उन्होंने रक्षा मंत्री रुम्लवान को राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही अपने मित्र राजा पुलिंदक को कहा कि विंध्य सीमा पर सेना तैयार रखें। अच्छा, ताकि वापसी में कोई खतरा ना हो। बिल्कुल। वापसी का रास्ता सुरक्षित रखना किसी भी सफल मिशन का कह लीजिए एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ये उनकी दूरदर्शिता थी। वाकई। इसके बाद कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ। योगंधरायण अपने नर्म सचिव वसंतक के साथ उज्जैनी के महाकाल श्मशान पहुंचते हैं। श्मशान? वो क्यों? वहीं उनकी मुलाकात होती है योगेश्वर नाम के एक ब्रह्म राक्षस से। ब्रह्म राक्षस यानी एक ज्ञानी, शक्तिशाली प्रेतात्मा। हाँ, जो योगंधरायण के ज्ञान और विद्या से इतना प्रभावित हुआ कि उनका मित्र बन गया। अरे वाह! संकट में समाधान कहीं से भी आ सकता है। सही। और शायद योगेश्वर ने ही कुछ सलाह दी होगी। बिल्कुल। योगेश्वर की ही सलाह पर योजना का सबसे अनोखा हिस्सा शुरू हुआ, वेश बदलना। वेश बदलना? अच्छा। योगंधरायण बन गए एक टेढ़े मेढ़े शरीर वाले बूढ़े कुबड़े व्यक्ति और उनकी खोपड़ी एकदम चिकनी। और वसंतक का क्या हुआ? वसंतक का रूप तो और भी मजेदार बनाया गया। उनकी तोंद को चमड़े से कस के बांधा, बड़े बड़े नकली दांत लगाए, एकदम हास्यास्पद। समझ गया। ये सिर्फ छिपने के लिए नहीं था, ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। हाँ, कौन ऐसे अजीब हंसी दिलाने वाले लोगों पर शक करेगा। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो सोचा था। ये अजीबो-गरीब जोड़ी, खासकर नाचते गाते वसंतक, लोगों का ध्यान खींचते हुए, उनका तमाशा बनते हुए राजभवन तक पहुंच गए। और उनकी खबर अंदर तक पहुंच गई होगी। हाँ, रानी वासवदत्ता तक। वो भी शायद हैरान हुई होंगी और कौतूहल में उन्होंने उन दोनों को अपनी संगीतशाला में बुलवा लिया। तो योजना काम कर रही थी, वे महल के अंदर पहुंच गए। हाँ जी। संगीतशाला में क्या हुआ? वहां तो राजा वत्सराज भी बंदी थे। वहीं योगंधरायण ने बंदी वत्सराज को देखा और फौरन एक गुप्त संकेत किया। और राजा पहचान गए? तुरंत राजा ने उन्हें पहचान लिया और यहीं योगंधरायण ने अपनी एक और विद्या का इस्तेमाल किया। कौन सी? अदृश्य होने की युक्ति। वो ऐसे गायब हुए कि सिर्फ राजा ही उन्हें देख पा रहे थे। अरे, तो बाकी लोग, दासियां वगैरह? वो सब हैरान कि ये पागल सा बूढ़ा अचानक कहाँ चला गया। एकदम भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। क्या गजब की चाल थी। इसी भ्रम का फायदा उठाया गया। जब वासवदत्ता किसी काम से, शायद सरस्वती पूजा का सामान लेने गईं, उसी वक्त, हाँ, उसी मौके पर योगंधरायण ने तेजी से फटाफट राजा की बेड़ियां काट दी। सिर्फ बेड़ियां काटी? नहीं, एक और काम किया। उन्होंने वासवदत्ता को वश में करने के लिए एक वशीकरण औषधि भी राजा को दी। वशीकरण औषधि? कोई जड़ी बूटी जिससे वो रानी को नियंत्रित कर सकें? हाँ, शायद ऐसी कोई चीज जो अस्थायी तौर पर व्यक्ति को सुझावों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बना दे। हर कदम कितना सोचा समझा था। वाकई। योजना अब आगे बढ़ रही थी। राजा आजाद थे, रानी को वश में करने का उपाय भी था। अगला कदम भी उतना ही नाटकीय था। राजा ने वासवदत्ता से कहा कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़े हैं जो असल में वसंतक थे। हाँ। उन्हें दक्षिणा दे दें। अच्छा, वसंतक को बुलवाया? हाँ, और वसंतक ने जैसे ही राजा को बेड़ियों के बिना देखा, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे। ओह, ये तो गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन राजा ने यहाँ बड़ी चतुराई दिखाई। कैसे संभाला उन्होंने?
उन्होंने फौरन स्थिति को संभालते हुए वसंतक से कहा, हे ब्राह्मण, रो मत। तुम्हारे इस रोग के कारण जो एक कुरूपता आ गई है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वाह, क्या बहाना बनाया। हाँ, वसंतक ने भी इशारा समझ लिया। उन्होंने आभार जताया और फिर जानबूझकर अपने उस अजीब से रूप को और बिगाड़ा और जोर-जोर से हंसने लगे। मतलब रोने से सीधा जोर की हंसी? हाँ, इतना अचानक और इतना हास्यास्पद था ये सब कि राजा और वासवदत्ता दोनों ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए। समझ गया। इस हास्य ने सारा तनाव एकदम हल्का कर दिया होगा, माहौल बदल गया। बिल्कुल, और वासवदत्ता भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने वसंतक से पूछा कि भाई तुम और क्या खास जानते हो? और वसंतक का जवाब? वसंतक ने कहा, मैं अच्छी-अच्छी कहानियां कहना जानता हूँ। कहानियां? हाँ, और वासवदत्ता ने तुरंत कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो यहाँ आके कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर रुकी है। हमने देखा कि ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रणनीति, सहयोगियों का सही इस्तेमाल, मनोवैज्ञानिक दांवपेच जैसे वेश बदलना, हास्य का प्रयोग। हाँ, और वो जादुई युक्तियां भी, अदृश्य होना, वशीकरण औषधि से अटूट निष्ठा और प्रखर बुद्धि किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, असंभव को संभव बना सकती है। सच में। अब सवाल ये उठता है कि वसंतक जो कहानी सुनाने वाले हैं, उसका क्या मतलब होगा? क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होगी, या फिर वो भी योजना का ही अगला हिस्सा है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और एक और बात, इस पूरी सफलता में, हाँ, योगेंद्रायण की बुद्धि तो कमाल की थी ही, लेकिन क्या वसंतक की वो हास्य कला, वो अभिनय क्षमता, वो उतनी ही जरूरी नहीं थी? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शायद गंभीर रणनीति के साथ साथ हास्य और कला की भी अपनी जगह होती है, खासकर संकट के समय में। सही कहा। ये विचार करने योग्य बात है कि मुश्किल हालात में बुद्धि के साथ विनोद का क्या महत्व हो सकता है।